أن أحافظ مطلقا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي. लोगों के हितों की रक्षा के लिए और मातृभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। It is the image of a lifeless child in the arms of a rescuer on a Turkish beach. हमने दमिश्क को दोबारा वापस ले लिया। दमिश्क लौटा है। क्या आप इसका महत्व समझते? दमिश्क से जो हमारे गर्व और विश्वास का घर है। अरब मुसलमानों ने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। सीरिया तो दुनिया के नक्शे पर इतिहास के शुरू से ही है और दमिश्क इसका दिल है, जो दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बसी हुई राजधानी है। इस जगह पर कई देशों और सभ्यताओं ने राज किया। शुरुआत अर्मियंस और सुमेरियन से हुई, फिर सेल्यूसिड्स, असीरियन, रोमन और कई और आए। आखिरकार उमय्यद वंश के दौरान इस्लामिक शासन में इसका सुनहरा दौर आया। उस समय के दौरान इस्लामिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ये पूरब में ईरान, भारत, सेंट्रल एशिया और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका, अंडालूसिया, स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी फ्रांस तक। समय और घटनाओं के साथ उमय्यद सल्तनत गिर गई और अब्बासिद, अय्यूबिद, मामलुक और दूसरी सल्तनतें आईं और आखिर में ऑटोमन शासन आ गया। ये 1918 तक चलता रहा। जब ऑटोमन साम्राज्य पहले विश्व युद्ध में हार गया तो उसकी जमीनें बंट गई और जीतने वालों ने उसे आपस में बांट लिया। सीरिया और लेबनान पर फ्रांस ने अपना दावा किया और यहीं से सीरिया और लेबनान पर फ्रांसीसी कब्जे की शुरुआत हुई। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नीति लागू की जिसके तहत उन्होंने अल्पसंख्यकों को ताकतवर बनाया ताकि बहुसंख्यकों को कमजोर कर सके। उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और एक ऐसी सेना बनाई जिसकी नींव सांप्रदायिक आधार पर रखी गई थी। सीरियाई लोगों के 26 साल चले खिलाफ संघर्ष के बाद 1946 में फ्रांस सीरिया से चला गया। लेकिन ये जो धर्म के आधार पर बनी सेना थी, जिसे अल्पसंख्यकों को ताकत देने के लिए बनाया गया था, यही आजादी के बाद सीरिया की सेना की नींव बन गई। 1963 में जब बाथ पार्टी ने तख्ता पलट करके सत्ता संभाली तो एक नए दौर की राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। 1967 में हार और गोलान हाइट्स के नुकसान के रूप में सामने आया। ये तब की बात है जब हाफिज अल असद रक्षा मंत्री थे। उन्होंने गोलान को एक तरह से सरेंडर ही कर दिया था और उसके गिरने का ऐलान कर दिया तथा अपनी सेनाओं को वहां से पीछे हटने का आदेश दिया था। 1970 में उन्हें इसका इनाम मिला जब उन्होंने एक मिलिट्री तख्ता पलट के जरिए सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। The Assad regime emerged in 1970 when Hafez staged a bloodless coup. उन्होंने राज्य चलाने में भी धर्म के आधार पर काम किया, अपने अलावी समुदाय को ज्यादा बढ़ावा दिया और उसके लोगों को सेना और सरकार के सबसे ऊंचे पदों पर बैठाया। Hafez used the party to control society. उन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए बाथ पार्टी और उसके संगठन का फायदा उठाया और अपने सारे विरोधियों और आलोचकों को बेरहमी से दबा दिया। 1971 में उन्होंने डिफेंस ब्रिगेड्स बनाई, एक खास फौजी टुकड़ी जो उनके शासन की रक्षा करती थी। ये उनके भाई रिफात अल असद के अधीन थी, जिन्हें कसाई कहा जाता था। 1984 में ये ताकत 4th डिवीजन बन गई, जिसके लीडर उनके बेटे माहिर थे। 1980 में कसाई रिफात ने तदमुर जेल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया, जिसमें 1000 से ज्यादा इस्लामिस्ट कैदियों की जान गई। 1982 में जब इस्लामिस्टों के साथ लड़ाई और बढ़ गई तो उस कसाई ने हमा शहर को घेर लिया, जो विरोध का गढ़ था। उसने उस पर तोपों और हवाई हमलों से बमबारी की, फिर टैंक लेकर जमीन से हमला किया और इतिहास में पहले कभी न हुआ ऐसा नरसंहार किया। उनकी बेरहम फौज ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और वो 1 महीने तक मारकाट, तोड़फोड़, टॉर्चर और जुल्म करते रहे। वो एक बर्बाद शहर, 20,000 से ज्यादा लाशें और हमा और पूरे सीरिया के लोगों के दिलों में एक गहरा जख्म छोड़ गए, जो वक्त के साथ भी नहीं भरेगा। 1982 में हमा शहर को तबाह कर दिया गया और कम से कम 10,000 लोग मारे गए। ये एक विनाशकारी अभियान था। वो हर उस चीज को मिटा देना चाहते थे
जो उनके रास्ते में आती थी। 1984 में कसाई रिफात अल असद ने अपने भाई के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश की, जो अब ल्यूकेमिया से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। तख्ता पलट नाकाम रहा और रिफात को सीरिया से निकाल दिया गया। वो यूरोप के देशों में घूमते रहे। उनके पास करोड़ों डॉलर थे जिन्हें वो स्मगल करके अपने साथ ले गए। Houses, a castle, vast office space in Lyon. The list of Rifat al-Assad's French assets was long. 11 जून 2000 शहर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। राष्ट्रपति हाफिज अल असद का अभी निधन हुआ था। हाफिज अल असद 2000 में ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद चल बसे। उनके बेटे बशर ने सत्ता संभाली। जब संविधान को एक दिन में एक ही पार्लियामेंट सेशन में बदला गया ताकि उम्र की सीमा कम की जा सके, जिससे बशर, जो कि तय उम्र से छोटे थे, सत्ता में आ सके और लोगों के हितों की रक्षा के लिए बशर ने सत्ता संभाली और असद परिवार के शासन का एक नया दौर शुरू किया। अपने पिता के तरीकों को अपनाते हुए उन्होंने सारी ताकत अपने हाथ में रखी, विरोधियों को दबाया, देश की दौलत की लूट को बढ़ाया और अपने वफादारों को फायदे और सुविधाएं दी। दारा के बच्चों ने शासन के खात्मे की मांग करते हुए अपनी स्कूल की दीवारों पर नारे लिखे, जैसे तुम्हारा वक्त आ गया है डॉक्टर और हम शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 2011 में बदलाव की हवा चली, जब लोग आजादी और सुधार की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन दारा में शुरू हुए, लेकिन शासन ने अपनी आदत के अनुसार दबाव और हिंसा से जवाब दिया। दारा में लोगों को क्यों मारा जा रहा है? कई महीनों तक शासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब गोलियों से दिया। रोजाना दर्जनों लोगों को मार डाला। इस बढ़ती हिंसा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, जिससे ये विरोध शासन और उसके प्रतीकों के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति में बदल गया। ये क्रांति जल्दी ही सीरिया के शहरों और कस्बों में फैल गई। A bloody day. At least 75 people were killed during pro-democracy demonstrations against the government of Bashar al-Assad. शासन की सेना के हजारों लोग इस क्रांति में शामिल हो गए और उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बनाई। क्रांति शुरू होने के 2 साल के अंदर विरोधियों ने सीरिया के ज्यादातर शहरों और ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण पा लिया। विद्रोहियों के आगे बढ़ने के जवाब में सीरियाई शासन ने रिफ दिमश्क के गौता इलाके पर केमिकल हथियारों से बमबारी करके एक भयानक नरसंहार किया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें सैकड़ों बच्चे और औरतें शामिल थीं। एक ऐसा मंजर जिसने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। शासन की फौज और सुरक्षा तंत्र की बेरहम ताकत का सामना करते हुए बहुत से लोग देश छोड़कर भाग गए, जिससे आधी सीरियाई आबादी दुनिया भर में शरणार्थी और विस्थापित हो गई। ईरान और उसकी मिलिशिया, खासकर हिजबुल्लाह, इस संघर्ष में कूद पड़े। नए गुट भी सीरिया में सामने आए, जिनमें ISIS, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और दूसरे इस्लामिक ग्रुप शामिल थे। इन ताकतों के आने से हालात और भी पेचीदा हो गए और सीरिया दुनिया के खुफिया एजेंसियों के लिए एक जंग का मैदान बन गया। शासन की ताकत काफी कम हो गई। CIA is involved in the Syrian civil war. लेकिन सितंबर 2015 में रूस के सैन्य हस्तक्षेप ने शासन के पक्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाई, जो लगभग पतन के कगार पर था। रूस ने विरोधियों के कब्जे वाले शहरों पर लगातार हवाई हमले किए और स्कूल, अस्पताल और जरूरी ढांचे तबाह कर दिए। शासन को फिर से ताकत मिली और उसने रूसी बमबारी और ईरानी मिलिशिया, खासकर हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जमीन और हवा में जवाबी हमले शुरू किए। आजकल वो सीरिया में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। वो किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूसियों और शासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। शहरों और कस्बों पर हजारों टन विस्फोटक गिराकर फसलें और जानें खत्म कर दी। इसने विरोधियों को रूसियों के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया और वो उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब में चले गए, जहां ज्यादातर क्रांतिकारी ताकतें आखिर में इकट्ठा हो गई। ये लड़ाई सिर्फ घेराबंदी तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अलेप्पो को आजाद कराने के लिए है। 2016 के आखिर में अलेप्पो की लड़ाई सीरियाई क्रांति का लगभग आखिरी चैप्टर थी। टकराव की तीव्रता कम हो गई और संघर्ष का हल निकालने के लिए बातचीत को बढ़ावा मिला। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया है और दुनिया सीरिया और उसकी त्रासदी को लगभग भूल ही गई थी। वक्त बीता
और रूस यूक्रेन में अपनी लड़ाई में उलझ गया, जबकि ईरान अपने अंदरूनी और क्षेत्रीय मुद्दों में फंसा हुआ था। ईरानी मिलिशिया को सीरिया और लेबनान में बहुत नुकसान हुआ, जिससे क्रांतिकारियों को फिर से उठने का मौका मिल गया, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये होम्स है, क्रांति की राजधानी, एक शहर जो खंडर हो चुका है। ये आखिरी शहर था जिससे होते हुए क्रांतिकारी दमिश्क पहुंचे और उसे आजाद कराया। 27 नवंबर 2024 को क्रांतिकारियों ने पहले से तय योजनाओं के अनुसार कई अचानक हमले शुरू किए, जिसकी शुरुआत अलेप्पो और उसके आसपास के इलाकों से हुई, जो वहां लड़ाई के बाद लगभग तुरंत ही उनके कब्जे में आ गया। वो 2 या 3 दिनों के अंदर अलेप्पो और इदलिब पर पूरी तरह नियंत्रण पाने में कामयाब रहे। लड़ाई की शुरुआत सप्लाई के रास्ते काटने और अलेप्पो के आसपास के गांव को आजाद कराने से हुई, ताकि शहर तक पहुंचा जा सके, जो कि मुख्य लक्ष्य था। इस गाड़ी को अल करर कहते हैं। इस लड़ाई में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। ये यहीं बनी है, एक टोयोटा पिकअप ट्रक, जिसे अच्छी तरह से बख्तर बंद किया गया है। हाँ, लड़ाई के दौरान लड़ाके इसके अंदर बैठते थे, क्योंकि ये तेज थी और अच्छे से चल सकती थी। हाँ, शासन को हराने के लिए अचानक हमला करना बहुत जरूरी था। लड़ाई के कई मोर्चे थे, लेकिन हर मोर्चे पर लड़ने वाले दूसरे मोर्चों से अनजान थे। दूसरे मोर्चों के बारे में पूरी गोपनीयता थी। एक सैनिक होने के नाते हम में से हर कोई अपने मोर्चे पर माहिर था और बाकी के बारे में कुछ नहीं जानता था। हमारे पास हासिल करने के लिए कुछ खास लक्ष्य थे। तो आपने गुप्त रूप से लड़ाई शुरू की? हाँ। क्रांतिकारी हवाई हमलों से बचने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मोर्चों से हमा की तरफ बढ़े। रास्ते में एक के बाद एक शहर उनके कब्जे में आने लगे। वो सराकिब से मारत अल नुमान और खान शेखुन के आसपास के इलाकों की तरफ तेजी से आगे बढ़े। अलेप्पो में अपना मिशन पूरा करने और पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद उन लड़ाकों को ढूंढने के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया, जो पहले से ही हमा के दरवाजे पर थे। लड़ाके हमा पहुंचे और इसके बाहरी इलाकों में, खासकर माउंट ज़ैन अल आबिदीन में जोरदार लड़ाई के बाद क्रांतिकारी शहर पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे। माउंट ज़ैन अल आबिदीन में जोरदार लड़ाई हुई। शासन ने इसे अपनी पूरी ताकत से बचाने की कोशिश की और अपनी सारी शक्तियों को वहां केंद्रित किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो टिक नहीं पाए। इस पहाड़ का गिरना शासन के असली पतन का प्रतीक था। तो पहाड़ पर भीषण लड़ाई हुई। क्रांतिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और दमिश्क की तरफ बढ़ते रहे। हमें इस बात से बहुत मदद मिली कि लोगों ने क्रांति को अपना लिया था, जिससे शासन के लिए एक बड़ी कमजोरी पैदा हो गई थी। हमारे लड़के सलामिया शहर से काफरा नाम के पहाड़ की तरफ दाखिल हुए। बड़ी संख्या में लड़ाके माउंट काफरा गए और हमा के पीछे पोजीशन ले ली। शासन की लाइनें जल्द ही टूट गईं और हम हमा से होते हुए आगे बढ़ गए। इससे होम्स और दमिश्क का रास्ता खुल गया। क्रांतिकारी ने होम्स की तरफ अपना मार्च जारी रखा, जो सीरिया का मुख्य चौराहा है। होम्स एक अहम जंक्शन है जो तटीय क्षेत्र को दमिश्क से जोड़ता है। जब हम होम्स के बाहरी इलाकों में पहुंचे तो शासन की सप्लाई लाइनें कमजोर पड़ गईं और बशर अल असद का सीरिया से निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच दारा में लड़ाकों ने सदरन ऑपरेशंस रूम बनाया। शासन की कमजोर पड़ी फौजों के बचे कुचे लोगों के साथ झड़पों के बाद होम्स पर कब्जा कर लिया गया और दमिश्क का रास्ता खुल गया। जीत के आसार दिखने लगे और क्रांतिकारियों के समूह तट की ओर बढ़ने लगे, जबकि कुछ अहमद अल शरा के नेतृत्व में दमिश्क की ओर आगे बढ़े। 8 दिसंबर 2024 को वो दमिश्क में दाखिल हो गए। असद घबराहट में भाग गया और शासन गिर गया। क्रांतिकारी बिना खून का एक कतरा बहाए शहर में दाखिल हो गए। हमें दमिश्क पहुंचने पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसकी सड़कों पर घूम रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आपको आखिरी बार दमिश्क आए कितने साल हो गए थे? 13 साल। आप 13 साल से दमिश्क नहीं गए थे? हाँ, 13 साल। दमिश्क के लोगों ने हमारा विजेताओं के रूप में स्वागत किया। हाँ, वो हमारे नारे लगाने लगे, खुशी से जश्न मनाने लगे, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे और तानाशाह राष्ट्रपति की तस्वीरें फाड़ने लगे। हर कोई आजाद था। भगवान की कृपा से हर कोई खुश और आनंदित था। शासन का कायर मुखिया एक डरे हुए चूहे की तरह भाग गया। उसने अपने आखिरी दिन अपने भागने का इंतजाम करने में बिताए। जितना धन वो ले जा सकता था ले गया और उस सीरिया को पीछे छोड़ गया जिसे वो कभी अपनी निजी संपत्ति मानता था। उसने सब कुछ छोड़ दिया
और अपने आदमियों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जो उसके पीछे भागने के लिए मजबूर थे। देखो, वो अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। इस तरह सीरियाई गाथा का अंतिम चैप्टर खत्म हुआ और लोगों ने आखिरकार 60 साल से ज्यादा के एक बुरे सपने के बाद राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जेल में थे और मुलाकात बना थी। इस मंजर ने उस तबाही, उस त्रासदी और उस आपराधिक गिरोह द्वारा छोड़ी गई भारी विरासत की विशालता को उजागर कर दिया। अब एक नए सीरिया में पुनर्निर्माण और जख्म भरने का सफर शुरू होता है, जो एक नई शुरुआत का रास्ता बनेगा। एक आजाद सीरिया, एक गरिमा, सभ्यता और इतिहास का सीरिया, जहां वक्त और पेड़ ये गीत गाते हैं, अपना सर ऊंचा रखो, तुम सीरियाई हो। होम्स को बड़ा सलाम। होम्स जो हटाब हलावट अल चिब्न हमा का है, जैसे कि नौरिया, अल अजीज कायर और ओरेंटिस नदी। हर कोई आजाद हो गया था। हम होम्स लौट आए हैं। हम विजयी होकर लौटे हैं। हम फतेह करके लौटे हैं। दुनिया भर के सीरियाई आज गर्व महसूस कर रहे हैं। पिछले 100 सालों में उत्पीड़ितों की लड़ाइयां सफल